हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। देखिए, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर होंगे उसके, हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक टेस्ट लेकर आएंगे। जैसे आज हमारा ये पहला वीडियो है इस संविधान के उसमें वीडियो में सीरीज में। तो इस वीडियो में हम पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन के साथ आज की सीरीज। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, भारत का संवैधानिक इतिहास या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। देखिए, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे, मतलब जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो उस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ, है ना, महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन में महारानी थी, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? भारत में व्यापार करने के बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। कुछ टाइम बाद, पहले तो ये व्यापार पर ही अधिकार रहता है इस कंपनी का, लेकिन कुछ टाइम बाद सन 1765 में, कब? 1765 में। और उस टाइम पे हमारे यहाँ शासक कौन थे भारत में? तो शाह आलम, ध्यान रखिएगा ये, शाह आलम के टाइम पे, शाह आलम के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को न सिर्फ व्यापार पर बल्कि कई कई जगह जो दीवानी या रेवेन्यू जो अधिकार हैं, रेवेन्यू के अधिकार हैं, वो भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए जाते हैं। और उस टाइम तक वो कुछ सीमित थे, जैसे BOB आप इसे याद कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, ओडिशा और बिहार, ठीक है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है अपने चार्टर, अपने एक पत्र के साथ जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सिर्फ व्यापार करने का मतलब प्रावधान था कि आप व्यापार कर सकते हैं और बहुत सारे अधिकार थे। लेकिन 1765 में हमारे यहाँ के राजा शाह आलम, इनके द्वारा बंगाल, ओडिशा और बिहार में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के साथ साथ प्रशासन का भी अधिकार दे दिया जाता है, मतलब रेवेन्यू का और दीवानी का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है, 1765 में। और इस प्रकार धीरे धीरे करते करते ये कई प्रकार से इसकी रूपरेखा निर्मित होती है प्रशासन की। कई जगह पर उन्हें विधि बनाने का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है, कई जगह पर उनके जो गवर्नर जनरल हैं उसको कई और क्षेत्रों में उसके अंडर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी रूपरेखा इसमें निर्मित होती हैं और फाइनली जब बहुत सारा जो राजतंत्र है, ये जो राजतंत्र चलता है, उसका हमारे संविधान पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है ना। क्या कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आती है, फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें कई एक्ट के बारे में पढ़ना है, अधिनियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे और ताज का शासन पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब हम संवैधानिक इतिहास को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। 1600 के आने के बाद हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हुई 1600 के बाद, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और सेकंड पढ़ते हैं हम ताज का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन और ताज का शासन मतलब ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ पे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो देखिए, मैंने इसमें एक बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, जब हमारा भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो हम इसे दो भागों में डिवाइड किए, कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन स्टार्ट होता है 1773 से लेकर 1858 तक। एक्चुअल में ये 1857 तक होता है, क्योंकि 1858 में ताज का शासन आ जाता है, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन आ जाता है। तो ये 1947, जब तक हमारी कंट्री आज़ाद नहीं होती तब तक ये चलता है। तो आपको कंपनी के शासन के अंतर्गत भी 7 अधिनियम के बारे में अध्ययन करना है, और ताज के शासन के बारे में भी 7 अधिनियम के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये एक्ट देख सकते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, फिर कुछ चार्टर एक्ट आए थे 4-5। ताज के शासन में भी ऐसे ही कुछ एक्ट हैं, इनके बारे में आपको डीपली अध्ययन करना, और फिर उसके बाद ये MCQs जो हैं, लगभग 25 से 26 MCQs है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और आप इन्हें लगाते जाइएगा और ईमानदारी के साथ आप कमेंट में आपके जितना भी स्कोर है वो बताइएगा, ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था, ठीक है। पूना समझौता के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
ऑप्शन देखिए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पूना समझौता के बारे में बता देती हूँ। जो पूना समझौता है वो कम्युनल अवार्ड के थ्रू हुआ था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के कारण ये पूना समझौता हुआ था। क्या था ये कम्युनल अवार्ड? देखिए 1932 के टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक या फिर आप बता सकते हैं कि दलित है ना, तो दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की थी, अलग से निर्वाचन या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, इन सब के लिए भी नहीं, बल्कि दलितों के लिए भी एक अलग से इसमें प्रावधान रखा था। ये भी ध्यान रखिएगा, कम्युनल अवार्ड। क्या है कम्युनल अवार्ड? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा था, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चूंकि जब दलित के लिए अलग से प्रतिनिधित्व रखा गया, तो जिससे महात्मा गांधी काफी दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, और फिर इन्होंने जो पूना की यरवदा जेल है वहां पर इसके लिए समझौता रखा था, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं, है ना। और फिर ये समझौता हुआ भी था, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ ये समझौता किया भी गया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूना समझौता। तो ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, ये देखिए निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी है, क्योंकि निम्न वर्ग जो है, दलित वर्ग, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी थी। तो इससे परेशान होकर के पूना समझौता किया गया था सन 1932 में। किसके किसके मध्य? कांग्रेस नेता और दलितों के मध्य। देखिए इसमें व्याख्या भी है, पूना पैक्ट और पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। समझौते में जो दलित वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में से 71 में से ये कुल सीटों की संख्या 18 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे सूची 1 जो है, सूची 2 से सुमेलित करके आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ तिथि लिखी हुई है, ईयर। सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। आप यहाँ पे देखिए 1907 कहाँ पर है? 4th में, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय है उसका जो मतलब निर्णय लिया गया था, वो कब लिया गया था? 1932 में। 1932 में, तो यहाँ पे देखिए 1932 आपका 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 3। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन कब कब इसकी जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1928 के टाइम पे, तो ये हो जाएगा 1928, और ये हो जाएगा आपका सी का 2। उसके बाद पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था? 1929 में, 1929 में, तो इसका हो जाएगा 1। अब देखिए 4, 3, 2, 1, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है ये। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से उसमें प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। कब? 1861 में। भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है ये। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। पहला तो ये कि इसे गवर्नर जनरल को अपनी शक्ति, जो अपनी परिषद है, उसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अनुमति मिल गई थी, विधायी कार्य करने से संबंधित। और दूसरा, इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है, विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, जिससे बम्बई, मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। इसके पहले जो बम्बई और मद्रास की जो शक्तियां, वो किसके अधीन आ जाती थी? किसी एक गवर्नर जनरल के। लेकिन अब सभी को क्या कर दिया गया? नीचे तक विकेंद्रीकरण कर दिया गया था 1861 के अधिनियम में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन से भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो ये हुई थी 1861 में। नेक्स्ट देखते हैं,
सुमेलित कीजिए। घोषणा पत्र हैं, कुछ यहाँ पे प्रस्ताव हैं, और ये कौन से यहाँ पे उस टाइम पे जो मतलब किनके शासनकाल के समय कौन थे यहाँ पे मुख्य रूप से, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा ये किसके उसमें आई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव किनके उसमें आया था? ये आया था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। तो ये जो बी है उनका हो जाएगा 1। उसके बाद अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प के समय पे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे, तो देखिए यहाँ पे 4। और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के। 2143, देखिए 2143 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र है वो 1917 में हुआ था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय पे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जो जो भी यहाँ पे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जो ब्रिटेन की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। तो उसके पश्चात भारतीयों का सहयोग उसे प्राप्त करना था, इस कारण वो 1940 में 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव एक लाया था, अगस्त प्रस्ताव। तो ये किसके उसमें आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ठीक है, अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो अभी इसके लास्ट में हुआ था, लास्ट में जो हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये क्या है? जो भारत की स्वतंत्रता है उसके पहले मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा की गई थी। और 1946 में कोलकाता में इसमें क्या हो गए थे? दंगे स्टार्ट हो गए थे। इन्हें हम क्या कहते हैं? भीषण हत्याकांड। कहाँ का? कलकत्ता का। ठीक है, तो ये यही पूछ रहे हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके काल में हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के काल में। ठीक है, स्वतंत्रता के जस्ट पहले। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? देखिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1773 में। ठीक है, एक प्रकार से हम बोलते हैं कि कंपनी का जो शासन स्टार्ट हुआ था ना, तो कंपनी के शासन की श्रृंखला में ये पहला अधिनियम था। कंपनी के शासन की श्रृंखला में ये पहला अधिनियम था 1773 का। इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे आप देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। ठीक है, क्योंकि अभी तक काम जो कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ठीक तरीके से कर रही थी, पर धीरे ही धीरे वहां पर ऐसे कुछ मतलब निकल कर सामने तथ्य आने लगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें वो करप्ट होने लगी थी। ठीक है, वहां पर जो लाभ है वो ब्रिटेन तक नहीं पहुंच रहा था, और वो लोग सिर्फ व्यापार पर एकाधिकारी नहीं बल्कि यहाँ पर प्रशासनिक रूप से भी एकाधिकार स्थापित करना चाह रहे थे वो, है ना। तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन पर निगरानी रखने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और इसके लिए जो पहला अधिनियम है वो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या क्या हुए थे? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, सबसे पहले तो यही हुआ था यहाँ पर कि उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल का जो अंतिम गवर्नर अथवा बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि देखिए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो 1773 के टाइम में वहां के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, जिन्हें हम अंतिम गवर्नर कहेंगे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। ठीक है, तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें जो इसके जो मेन जज थे, मतलब प्रमुख जो न्यायाधीश थे इसके, वो कौन थे? एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश में इसमें आप याद कर सकते हैं HCL, हाइड, हाइड, लिमेंस्टर और चैम्बर्स, हाइड, चैम्बर और लिमेंस्टर। ठीक है, इतने आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को कौन से एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अमेंडमेंट एक्ट, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन कभी मतलब किसी साल ऐसा आ गया होगा।
देखिए 1773 में ऐसा कोई फैक्ट आया नहीं था यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर जनरल को इतना अधिकार कुछ मिला नहीं था। और 1784 तक में पिट्स इंडिया एक्ट में भी इतना कोई खास नहीं हुआ था, सिर्फ इतना ही हुआ था 1784 में कि जो राजनीतिक कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं, उनके लिए अलग अलग एक कंट्रोलर का निर्माण कर दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की एक परिषद थी जिनकी 4 सदस्यों की संख्या थी, तो 1784 में उसे घटाकर कितना कर दिया गया था, 3। तो इतना ही यहाँ पर हुआ था। 1813 में बहुत आगे हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखिए 1786 और 1793 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैयार करना था, और इसके तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इस क्वेश्चन में, चूंकि हमारे यहाँ पे क्राउन का शासन सन 1858 में स्टार्ट हो गया था इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश का शासन स्टार्ट हुआ था, क्राउन ताज का शासन की शुरुआत हुई थी, ना कि भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया था, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1876 में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठी थी 1837 में। 1877 मतलब 1876 के समय पे उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। और भारत का शासन प्रबंधन कब से स्टार्ट हो गया था, 1858 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप ठीक तरीके से पढ़िएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता के हाथ में सौंपा गया था 1858 में, ना कि उन्हें साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ठीक है। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो किसने की थी, महारानी ने की थी। यहाँ से स्टार्ट हो गया था कंपनी का शासन खत्म, और यहाँ से जो ताज का शासन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। अब देखिए यहाँ पे जो रियासत हैं, रियासतों को अगर हड़पने की नीति यहाँ पर चली जाएगी तो फिर उनका शासन ही खत्म हो जाएगा। तो ये आश्वासन तो दिया ही नहीं होगा कि हम रियासतों को अपने में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। उस टाइम पे जो देसी रजवाड़े थे, जहाँ पर ब्रिटिश का शासन अभी भी नहीं था, कुछ रियासतें थी जहाँ पर राजा महाराजा ही शासन करते थे, तो इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर कोई शासन नहीं करेंगे, हम जैसी स्थिति है उसी को बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए रानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी, और इसके बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश राजा के हाथ में चला गया था, ठीक है। उनके द्वारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके द्वारा चलाया जाना था। तो उस टाइम पे जो राजा का मतलब जो वायसराय है, गवर्नर जनरल जो है वायसराय, उसका मतलब ये होता था कि कोई भी राजा का प्रतिनिधि है, और इसी के थ्रू इन्होंने क्या कहा था कि जो देसी रजवाड़े हैं वो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अगला है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ऑप्शन देखिए आप, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, 1909 के अधिनियम को। और इसमें मेन ये था कि जो मुस्लिम है उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, उन्हीं के नाम पर जो ये लाया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चूंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संप्रदाय के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे प्रतिनिधित्व करना, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन प्रणाली आ चुकी थी कब, 1909 के टाइम पे। कौन लेकर आए थे, लॉर्ड मिंटो। इस कारण से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रवादी में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था, ठीक है, ताकि आप अलग अलग तरीके से। अच्छा एक और बात यहाँ याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार जो है उसमें सिर्फ मुस्लिमों को
ठीक है ना। सिर्फ मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं 1919 का अधिनियम, उसमें आपके आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, सिख, ईसाई, इनके लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बना दिया गया था, है ना। लेकिन मार्लियामेंटो में क्या है, सिर्फ मॉमडन जो कम्युनिटी है उनके लिए लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 1909, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में ये आया था, है ना। इसका मेन उस समय पे जो भारत के सचिव थे वो कौन थे, मार्लो थे, जो ब्रिटेन में काम कर रहे थे, और लॉर्ड मिंटो हमारे यहाँ के वायसराय थे, है ना। इन्हीं के नाम पर ये मार्लियामेंटो सुधार लाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, देखिए यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पूछा है, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये मार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। यदि वो पूछते हैं कि आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ब्रिटिश, या मतलब यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, सिख या ईसाई, इनके लिए जो प्रतिनिधित्व निर्वाचन अलग से बनाया गया था वो कौन से अधिनियम के द्वारा, तो हो जाएगा 1909 का अधिनियम, ठीक है। यदि वो पूछते हैं आपके दलित वर्ग या मजदूर वर्ग या महिलाओं के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, तो वो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अलग हैं, इन्हें आप अलग तरीके से पढ़िएगा। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए पूछा है, तो ये कौन से अधिनियम में है, मार्लियामेंटो में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, किस व्यवस्था की बात की गई थी या कौन सी व्यवस्था की गई थी। तो देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार आया था उसे उसमें भारत सचिव और वायसराय के नाम पे आया था ये, और इसमें जो उदारवादी थे उनको संतुष्ट करने के लिए, और इसमें क्या कहा गया था, देखिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इनके सुधार के द्वारा जो मुसलमान हैं उन्होंने एक अलग निर्वाचन मंडली इसकी बना दी गई थी, ठीक है। धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना के प्रावधान का किसने विरोध किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। अब देखिए यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, तो यहाँ पे जो प्रांतों में दोहरा शासन है, प्रांत में दोहरा शासन है, इसके बारे में सुधार का मतलब प्रावधान की बात की गई है। चूंकि मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन कहाँ पे आया था 1909 में, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से कोई मतलब नहीं है। जो ये हिंदू मुस्लिम निर्वाचन मंडल है इसका मार्लियामेंटो से से है, ठीक है। मार्लियामेंटो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो हिंदू मुस्लिम जब भी वो निर्वाचन मंडल पूछे तो आप 1909 का मार्लियामेंटो ही याद करना, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वहां पे क्या क्या हुआ था 1909 में, ये आया था 1919 में आया था ये, और उस समय पे हमारे यहाँ की जो वायसराय थे वो कौन थे, चेम्सफोर्ड, और यहाँ पे सचिव के रूप में मॉन्टेग्यू काम कर रहे थे, इस कारण इनके नाम पे आया था ये। और इसमें जो आंग्ल भारतीय हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या यूरोपीय हैं, इन सब के लिए एक अलग ही निर्वाचन मंडली का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन जो है उसका एक वो है सुधार था ये। देखिए यहाँ पे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, ये इनका एक विशेषता है इस अधिनियम की। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था करना, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, और पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, तथा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करना, ठीक है। तो इतने सुधार हुए थे आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। नेक्स्ट देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो देखिए 1946 में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन हम इसे कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं हम इसमें इसे, और इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को, ये भी आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और जब इसने रिपोर्ट सौंपी थी 16 मई 1946 को, तो उस टाइम पे मतलब उस रिपोर्ट में इसका जो उद्देश्य था कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों के लिए संविधान सभा का गठन करना, मतलब भारत में 2 स्वायत्त हिस्से होंगे और उनके लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाए, ऐसा उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कैबिनेट मिशन की। और ये 3 सदस्य थी, कितने, 3 सदस्य इसमें शामिल थे, कौन कौन से थे वो, पैंथिक लॉरेंस,
इसके जो मेन पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष कह सकते हैं। इसके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसके सदस्य कौन नहीं थे, लॉर्ड एमरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लीजिए 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यों की एक मंडली भेजी थी, जिसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, भारत के सचिव उस टाइम पे पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इस मिशन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, 2 अलग अलग स्वायत्त रूप से संविधान सभा का गठन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रांतीय समूहीकरण था, ग्रुपिंग था, तो ये तो इसका सही कथन है। इसके अलावा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, इसमें इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी था कि भारतीय सदस्यों का एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाएंगे, तो ये भी इसका कथन सही है। इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति की गई थी, ये गलत है, ठीक है। इस मिशन में कोई भी पाकिस्तान के लिए अलग प्रावधान नहीं किया गया था और संविधान का निर्माण का अधिकार दिया गया था, भले ही वो 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्वायत्त रूप से दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर ये भी कथन क्या होगा, राइट होगा। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पाकिस्तान का स्वीकृति, है ना। देख लीजिए कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य देखिए, संविधान सभा का गठन करना एक इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन ये गौण उद्देश्य था, क्योंकि इसके लिए आप गौण उद्देश्य ही कहेंगे क्योंकि 2 अलग अलग संविधान सभा का निर्माण मतलब एक प्रकार से विभाजन ही था, ठीक है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य इसका नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। आप इसको मेंस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कैबिनेट मिशन की जो यदि उद्देश्य पूछता है या कैबिनेट मिशन के बारे में व्याख्या। संविधान सभा एक का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पे होगा, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा संविधान सभा का, ऐसा कैबिनेट मिशन में था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 किसमें, देसी रियासत से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो इसी मिशन के आधार पे हमारे यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सभा है, जो असेंबली है हमारी, उसका निर्माण किया गया था, ठीक है, इसी मिशन के आधार पे। तो कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के आधार पे किया गया, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, है ना, कैबिनेट मिशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। भारत कब आया था ये, 24 मार्च 1946 को, और मुख्य उद्देश्य इसका संविधान सभा का गठन करना ही था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे नेताओं के परामर्श से बिल्कुल भी नहीं, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संविधान जब लागू हो गया था हमारा, तो उसके बाद उसके पहले हमारे यहाँ का एक संविधान एक अधिनियम आया था, जिसे हम कहते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जब तक हमारी खुद की संविधान सभा, जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन गया, ठीक है, 1950 तक, तब तक हमने किसके माध्यम से ये संविधान चलाया था, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। जब विदेशी संसद द्वारा कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था, औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। यहाँ पे औपनिवेशिक राज्य किसे कहते हैं, कि ऐसे कानून जो विदेशी संसद द्वारा बनाए गए हों और उन्हें जब देश में लागू किया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक राज्य। 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि यहाँ से आज़ाद हो गया था, और 26 जनवरी 1950 यहाँ पे गणतंत्र हुआ था, तो हमारा भारत क्या है, भारत अधिराज रहा। हमारे यहाँ पे लागू जरूर था, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया था वो कानून, विदेशों द्वारा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना। क्या है, 1947 में 3 जून 1947 में जो तत्कालीन उस समय पे वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, उनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें लिखा था कि मतलब जिसमें भारत विभाजन की बात की गई थी, ठीक है, भारत विभाजन के लिए योजना आई थी, और सार्वभौमिक सत्ता मतलब पूरी तरह से जो सत्ता है वो सौंपी जाएगी भारत को। जो भारत भारत विभाजन की बात तो की गई थी, लेकिन उसके बाद जो भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश के हाथ में नहीं रहेगी, वो संप्रभु हो जाएगा। ऐसी बात जो कही गई थी वो कौन सी योजना में, माउंटबेटन योजना में कही गई थी। कब आया था ये, 3 जून 1947 को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना के नाम से जानी जाती है, ये भी आप
याद रखिएगा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी अड़ी थी और इसके माध्यम से कर भी दिया गया था, ठीक है, इसका निर्माण इसी के माध्यम से किया गया था। और कांग्रेस और सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन लंदन चले गए और वापस आकर उन्होंने क्या किया, योजना को प्रस्तुत किया। याद रखिएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे मॉडले मिंटो में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, बिल्कुल सही है, 1909 में आया था ये। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना, और ये कब आई थी, 1946 को, ध्यान रखिएगा 3 मार्च 1946 को। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन में भारत विभाजन। देखिए इसमें कोई भारत विभाजन की बात नहीं की गई है। भारत विभाजन तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही आप कह सकते हैं, और इसके बाद जो माउंटबेटन योजना आई थी उसमें आप गौण रूप से बता सकते हैं, लेकिन साइमन कमीशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। इस कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के नाम पे आया था ये। 7 सदस्य थे इसमें, और पूरी तरह से जितने भी 7 सदस्य वो सब कौन थे, ब्रिटेन के थे। तो अब ये भारत के हित में तो कोई बात करेंगे नहीं, इसलिए भारत ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, और इसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि जो श्वेत कमीशन है उसे किस नाम से जानते हैं, तो श्वेत कमीशन ही साइमन कमीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी जितने भी सदस्य थे वो सब ब्रिटेन के थे, श्वेत रंग वाले थे, है ना। तो इस कारण से इसे क्या है, श्वेत कमीशन कहा गया, और इसका भारी विरोध हुआ था भारत में। क्यों, क्योंकि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लियामेंटो 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, और यहाँ पे एक 1858 का एक अधिनियम है। देखिए यहाँ पे आपको सूची सुमेलित करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पे जो 1935 में अधिनियम आया था वो प्रांतों में द्वैध शासन की, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान था इसमें। एक मिनट, यहाँ पे ई तक ऑप्शन है, एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में क्या कहा गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई। उसके बाद मार्लियामेंटो सुधार 1909 का आता है, जिसमें यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन, क्योंकि ये मुस्लिम के आधार पे हुआ था ना। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें सती प्रथा का अंत हुआ था, और अंत में जो अधिनियम 1858 का है उसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अधिनियम 1858 में, क्योंकि क्राउन का शासन आ गया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 31425। देखिए 31425, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप, अगर आपको चारों पांचों ऑप्शन नहीं पता, कुछ भी ऑप्शन पता है, तो उससे भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आईएएस का क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने पढ़ा था इसमें कि मार्लियामेंटो 1909, इसमें सबसे ज्यादा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, मतलब मुस्लिम के बारे में। तो यहाँ पे सी का जो है 4th ऑप्शन आप देख लीजिए, सी का 4th ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, एक तो बी में है और एक डी में है, बाकी दोनों ऑप्शन जो सी और ए है वो कट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको, इसके अलावा एक और ऑप्शन यदि आपको पता है कि यहाँ पर जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है, उसमें क्या बात कही गई थी, तो उसमें प्रांतों की स्वायत्ता बोला गया था कि प्रांत को अब अधिकार दे दो कि वो स्वतंत्र रूप से शासन कर सके, है ना। तो बी का यहाँ पे आपका ए हो जाना चाहिए, फर्स्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए बी में 1 और ये बी में 3 है, तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, मतलब अखिल भारतीय महासंघ जो है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, ये पूछ रहे हैं वो। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ब्रिटिश काल में ही आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद करना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वर्तमान में, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा, लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ है ना। जब हम पढ़ते हैं 395 आर्टिकल हैं हमारे प्रमुख रूप से हमारे भारतीय संविधान में, तो उसमें 250 से ज्यादा अनुच्छेदों को यहीं से
विहित किया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे थोड़ा देख लीजिए आप इसे। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। पहला प्रावधान यहाँ पे ये था, राज्यों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन को शुरुआत कर दिया गई थी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये है आपका। सेकंड पॉइंट ये है, इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से ये मिल जाता है, इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हुई, है ना। इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम ये इसमें क्या हो जाता है, जो जितनी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भारतीय गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी जाती हैं। चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, है ना, क्वेश्चन में आता है ये फैक्ट कि संघ में या जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के अधीन कब आई थी, कौन से अधिनियम के तहत, तो वो आई थी 1935 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। देखिए, अभी हमने पिछले उसमें ही पढ़ा है कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें क्या क्या हुआ था, एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो इसी शासन से लिया गया है। जब तक हमारा खुद का संविधान या गणतंत्र नहीं बना तब तक हमारा शासन इसी अधिनियम के तहत चलता रहा। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया, मतलब स्थापित किया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम से जो गवर्नर जनरल हैं सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1935 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें तो आंसर मैंने लगा ही दिया है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब संघीय प्रणाली आप इसके पहले भी देख चुके हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये, मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना पूछ रहे हैं, तो वो किसके तहत की गई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अभी भी आपको ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन मिला है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1935 का। देख लीजिए इसमें क्या क्या हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में देखिए, सबसे पहले जब ये पारित हुआ तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ, पहली बात यहाँ पर ये हुआ। फिर राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, तीसरा पॉइंट ये मिलता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है कि प्रांतों को स्वायत्तता, इसी के तहत स्वायत्तता दी गई थी। जब आपको केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा कि भाई केंद्र के कानून केंद्र बनाएगा और राज्य के कानून राज्य बनाएगा, तो यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्तता तो मिल गई है ना, स्टेट को क्या मिल गई, यहाँ पे स्वायत्तता मिल गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे अधिनियम आए, जैसे 1773 है ना, उसके बाद 1781, 1784। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे अधिनियम की एक श्रृंखला जारी होती है तो उसमें आपको 4 अधिनियम, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 4 अधिनियम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, 4 अधिनियम इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, सबसे पहले 1773 का अधिनियम आपको याद होना चाहिए। 1773 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मैं इसे बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1773 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दूसरा एक्ट है 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था 1833 के अधिनियम में। थर्ड आपको याद करना है 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया था।
भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल को समाप्त करके पद को भारत का वायसराय बना दिया था। कब? 1858 में। और 1858 में ही भारत में सचिव का पद लेके आए थे, सेक्रेटरी का पद लेके आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। एक और आपको डेट यहाँ पे, एक और ईयर याद रखना है आपको, 1947। 1947 इसमें क्या किया गया था 1947 में? तो ये जो सचिव का पद है जो इन्होंने 1858 में बनाया हुआ है, इसको फिर से इन्होंने समाप्त कर दिया। मतलब ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद है उसको पुनः समाप्त कर दिया था। कब? 1947 में। तो ये आपको 4 डेट याद रखनी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। मतलब ताज का शासन आ गया था। और इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया कि मतलब एक कोई व्यक्ति भारत का जो कि ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव की तरफ से काम करेगा। ऐसा कब किया गया था? जब हमारे यहाँ पे कंपनी का शासन खत्म होकर ब्रिटिश का शासन आ गया था। ठीक है, और फिर इसको सचिव पद को समाप्त कब किया गया? सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, 1947 में हमारा एक अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। तो सचिव का पद जो है वो सृजन कब हुआ? इसका सृजन हुआ था 1858 के अधिनियम में। और सचिव का पद खत्म कब हुआ था सेक्रेटरी का? तो ये हुआ था 1947 के समय। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? ठीक है, जो भी विधान परिषद है उसमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व हैं पहली बार, मतलब जो निर्वाचन के थ्रू जाएंगे। तो ऐसी किसके थ्रू इसमें प्रावधान किया गया था या मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1909। ठीक है, 1909 के भारतीय सरकार अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। और ये मतलब जो भारतीय हैं जो नियुक्त हुए थे भारतीय, पहले भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा पहले भारतीय थे। इन्हें किसके रूप में नियुक्त किया गया था? विधि सदस्य के रूप में। ये भी आप याद रखिएगा, विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। जब हम 1909 का अधिनियम पढ़ते हैं ना, मार्लियामेंटो सुधार, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती है, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद होती थी, तो उस परिषद में पहली बार, कार्यकारी जो परिषद थी उसमें पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और जो पहले भारतीय नियुक्त होने वाले थे वो कौन थे? डॉक्टर लॉर्ड सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका पूरा नाम था। एसपी सिन्हा, याद रखिएगा। किसके रूप में नियुक्त हुए थे ये? विधि सदस्य के रूप में, एसपी सिन्हा जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? अभी पिछले स्लाइड में आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है कि जब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में प्रावधान पढ़ते हैं तो आपने 4-5 फैक्ट देखे थे। उसमें एक फैक्ट ये भी था कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 26 क्वेश्चन, 25-26 जो भी एमसीक्यूज आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ईमानदारी से बताइएगा, आपके 10-12 जितने भी आंसर सही होते हैं वो आप स्कोर आप कमेंट में करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं इसके नए चैप्टर के साथ जिसमें हम संविधान का निर्माण देखेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।